कर रहे हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए कहीं भी संघर्ष कर रहे हैं, उनके दर्द को आपका कोई कितना भी करीबी राजनेता हो जाए, कितना भी बड़ा पदाधिकारी आपका करीबी हो जाए, संभव है अपनी संवेदना आपके समक्ष जता सकता है, लेकिन वह कितना भी संवेदनशील होगा, आपकी परेशानियों को, आपके दर्द को उस रूप में वह महसूस नहीं कर सकता है जिस रूप में आप उसका सामना कर रहे हैं। और उसको महसूस करने के लिए आपके बीच का होना चाहिए। बंशीधर ब्रजवासी शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुआ 50 रुपया रोज पर, और जब मैं बहाल हुआ तो गर्मी का दिन था। मैं अपने एक शिक्षक के दरवाजे पर गया था और उसके दरवाजे पर आइसक्रीम बेचने वाला आया। उसके बेटे ने आइसक्रीम खाने की जिद की, वह अपने बेटे को आइसक्रीम खरीदकर देने की स्थिति में नहीं था। मैंने उस दर्द को महसूस किया और तब हमने संकल्प लिया कि नहीं, शिक्षा मित्रों के आर्थिक आजादी की लड़ाई को हम लड़ेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। हम चाहते, उस समय मैं एमएससी का स्टूडेंट था, 20 साल का मैं था। मैं चाहता, मेरे पास तो पूरा कैरियर बचा हुआ था, मुझको तो मेन समय था कुछ करने का। मैं तैयारी करता तो संभव था कि मैं भी प्रशासनिक पदों पर जा सकता था। लेकिन हमने कहा कि अगर एक आईएएस ही अगर बन जाए तो हम क्या दे सकते हैं सोसाइटी को, क्या दिला सकते हैं। लेकिन हमें आत्मसंतोष है कि उस समय 1.5 लाख शिक्षा मित्र हुए थे, उनके लिए हमने अनशन किया, पटना में लड़ाई लड़ी, तो उन लोगों को अस्थायी कराया। बाद में और भी बहाली होती चली गई, तो आज 3.5 लाख परिवार को वेतनमान दिलवाया। आज हमारा परिवार 6 लाख लोगों का परिवार हो गया और इतने बड़े लार्ज स्केल पर कुछ काम करने का हमको मौका मिला। तो हमने काम किया। एक आईएएस हो जाते तो क्या कर देते, कुछ चोरी लूट खसोट करके कुछ पैसा कमा लिए होते, और क्या हो सकता था। लेकिन इतने लोगों के लिए हमने काम किया और यह दिखा कि जब मैं कहीं भी गया, किसी क्षेत्र में गया, आज भी पूरे बिहार में मैं कहीं भी जाता हूं, कहीं मुझे यह नहीं लगता है कि मैं कहीं बाहर आया हूं। हम एकदम सीधा सीधा परिचित लोग, मुझे लगता है कि आज बिहार में कोई नेता नहीं है हमसे ज्यादा लोगों से सीधा जुड़ा हुआ। कोई नेता बिहार में कोई नहीं हो सकता, बिहार में किसी को नहीं है, चाहे वो कैमूर हो या किशनगंज हो, बेतिया हो या बांका हो। आप कहीं किसी भी स्कूल में हम घुस जाएं तो मुझे जानने वाले और सीधे पहचानने वाले, मेरे साथ सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग। तो हम यह लड़ाई लड़े हैं और आप विश्वास रखिए, अभी कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी। मेरा कार्यकाल बड़ा छोटा है, कार्यकाल बहुत बड़ा नहीं है। इस कार्यकाल में बहुत कुछ करना है। कार्यकाल छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। हमने जो संकल्प लिया है, अभी विनोद भैया जब बोल रहे थे तो कहा कि स्नातकों की बात, हमने यह वायदा किया चुनाव के पहले। सारे नेता कहते हैं कि हम जब स्नातक एमएलसी बनेंगे तो बेरोजगारी भत्ता दिलवाएंगे। मैं डे 1 से कहता हूं यह मजाक है। इस देश के अंदर एक कानून है, रोजगार गारंटी योजना। रोजगार गारंटी योजना चलती है मनरेगा योजना के तहत। साल में 200 दिनों का रोजगार है। उसमें एक अनस्किल्ड लेबर, जिसको कोई हुनर नहीं है, उसके शिक्षा दीक्षा का कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं है, अशिक्षित भी है, अनपढ़ है, बेहुनर है, उसके लिए भी 200 दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करती है हमारी सरकार। तो जो अपढ़ लोग हैं, अशिक्षित हैं, अकुशल मजदूर हैं, उनके लिए रोजगार के गारंटी की बात हो, और जो बीए पास है उसके लिए बेरोजगारी भत्ता की बात हो। इससे शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। मैं इसके लिए लड़ूंगा। हम इस पूरी योजना बनाकर लड़ेंगे। हम अनमने ढंग से नहीं लड़ेंगे, प्लान्ड वे में लड़ेंगे। हम कोई भी काम करते हैं पूर्व योजना, पूर्ण योजना, बेहतर योजना बनाइए, बेहतर सफलता मिलेगी। हम पूरी योजना के साथ लड़ेंगे और हम इस सरकार में इस बात को उठाएंगे मजबूती के साथ कि एकमात्र डिग्री है स्नातक की डिग्री। उस स्नातक की डिग्री में प्रतिष्ठा जैसा शब्द जुड़ा हुआ है और इसके अलावा दुनिया में कोई डिग्री नहीं जिसमें प्रतिष्ठा जैसा शब्द जुड़ा हुआ हो। तो किसी को आपने स्नातक प्रतिष्ठा की डिग्री दी है, आपने सर्टिफिकेट देकर उसको अवार्ड किया है कि अब आप प्रतिष्ठित हो गए समाज में, तो जिसको आपने प्रतिष्ठा की डिग्री देकर के आपने उसको अवार्ड किया है, प्रतिष्ठित घोषित किया है, उसको प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लायक व्यवस्था करना इस सरकार की जवाबदेही है। अगर आपने डिग्री दी है तो उसके रोजगार की गारंटी आपको सुनिश्चित करनी होगी और स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू करना है। हम नौजवानों के लिए लड़ेंगे कि अगर आपने स्नातक की डिग्री दी, आपने उसको ग्रेजुएट डिक्लेयर किया है, तो आप उसको सम्मानजनक जीवन जीने के लायक रोजी रोजगार की व्यवस्था करिए। रोजगार की व्यवस्था कराना वेलफेयर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, किसी की बपौती नहीं है। इस राज्य और इस देश के सभी संसाधनों पर, चाहे वहाँ यहाँ की मिट्टी है, हवा है, सूरज की रोशनी है, सब चीज पर समान अधिकार है। एक मजदूर के बच्चे का भी उतना ही अधिकार है और राष्ट्रपति के बच्चे का भी उतना ही अधिकार है। इसलिए हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे कि स्नातक रोजगार गारंटी योजना सुनिश्चित करिए। इससे अपराध में भी कमी आएगी। जब किसी का पेट नहीं भरता है तो वह अपराध पर उतरता है। इसलिए हम इस बात को मजबूती से उठाएंगे। सदन आने दीजिए, सदन जब चलेगा आप सुनेंगे। सदन में जब आवाज जब वहां पर गूंजेगी, आप जानिए मैं बोलने के लिए ही जाना जाता हूं। मेरी आवाज को दबा दे ऐसी कोई हुकूमत नहीं है कि मेरी आवाज को दबा देगी। एक्सपीरियंस पूरा है। हाँ, ये मैं शुरू से, चूंकि मैं बोलता रहा हूं, आप जानते हैं, बोलने ही के कारण मुझको डिसमिस कर दिया गया है। तो शिक्षकों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमको डिसमिस कर दिया गया है। अगर मुझे सदन में भी डिसमिस होने की नौबत आई, उसको भी मैं सिरोधार्य करूंगा, लेकिन मैं आपके अधिकार की मैं लड़ाई लड़ूंगा। मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या परिणाम होगा, परिणामों की चिंता मैं नहीं करता हूं। मेरी तो आवाज बैठ गई है। और आपने कहा है कि बदलने की बात, तो मैं आपको बता दूं कि बदल जाते हैं लोग, स्वाभाविक है। यह आपकी जो शंका है वह निराधार नहीं है, चूंकि अब तक आपने ऐसा ही देखा है। लेकिन एक बात तय है कि निर्माण की प्रकृति जो है, उसके बदलने न बदलने और उसके परिवर्तन के भविष्य को निर्धारित करता है। उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है। अगर मान लीजिए यह जो दीवार खड़ी है, अगर ऐसी चीज़ों से, यह सीमेंट बालू से बनी है, तो यह इतना जल्दी परिवर्तित नहीं होगा, ये इतना जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो वंशीधर ब्रजवासी संघर्ष के रास्ते से आया है, संघर्ष के माध्यमों से आया है। और मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा विश्वास है। पहाड़ से पत्थर तोड़े जाते हैं। जब मैं पक्की मकानों को देखता हूँ, पहाड़ से पत्थर तोड़े जाते हैं। आप छत ढाले हैं, इसमें पत्थर का स्टोन चिप्स लगाया आपने, नीचे फ्लोर में आपने लगाया है। पहाड़ को छेद करके उसमें डायनामाइट लगा दिया जाता है, पहाड़ को तोड़ दिया जाता है और बड़े टुकड़ों को फिर क्रशर में डाल करके और छोटे चिप्स में बदल दिया जाता है। और वह ट्रक पर लाद कर सीधे आप लाते हैं तो उससे फर्श बना देते हैं, छत बना देते हैं। और उसी पहाड़ से दूसरा भी पत्थर निकलता है। उसी पहाड़ से दूसरा पत्थर टूटता है। जब नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो पहाड़ से टूटा हुआ दूसरा पत्थर नदी की धारा के साथ संघर्ष करता है, उसके साथ लुढ़कता है, चोट खाता है। और चोट खाते खाते, रगड़ते हुए संघर्षों के माध्यम से नदी की धाराओं के साथ अनवरत संघर्ष करता हुआ बालू के कणों के बीच पहुंच जाता है। वो भी बड़ा सा टुकड़ा कहीं टूटा होगा और जब बालू के कणों में पहुंचता है तो छोटा टुकड़ा में पहुंच जाता है और तब तक वह बहुत सुगढ़ और सुंदर बन जाता है। और हमारी जो संस्कृति है उसमें उस सुंदर पत्थर को ला करके हम लोग शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं। दोनों ही पत्थर एक ही पहाड़ से आए हुए पत्थर हैं, केवल निर्माण की प्रक्रिया में अंतर है। एक सीधे तोड़ करके ला दिए जाते हैं, वह जूते की ठोकर खाते हैं फर्श के नीचे ढल करके, और दूसरा उसी पहाड़ से टूटा हुआ पत्थर शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। आने की प्रक्रिया केवल अलग अलग है। मैं यही विश्वास करता हूं जो